हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश कुमार सिंह। मैं कंप्यूटर लेक्चर जीपीसी सिरोही से। आज हम अपने लेक्चर में बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन पीएचपी। मींस पीएचपी के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। तो आज के हमारे कंटेंट इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक पीएचपी के बारे में कि पीएचपी क्या है, इसके अंदर हम कैसे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और इससे रिलेटेड जो टूल है XAMPP वो कैसे काम करता है। उसके बाद में हम पीएचपी डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल एंड रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें से कुछ हमें फैमिलियर लग सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, ये सब C++, जावा लैंग्वेजेस के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पीएचपी बेसिक से। तो पीएचपी क्या है? पीएचपी एक बहुत ही पॉपुलर जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि वेब डेवलपमेंट में बहुत काम आती है। ठीक है, ये 1994 में रासमस लारडॉफ ने हमें क्रिएट की थी। इसका फुल फॉर्म है पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, जिसका ओरिजिनल नाम एक्चुअली था पर्सनल होम पेज PHP। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स मीन्स ये फ्री है, हमको इसके लिए कोई लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई हमको कॉमर्शियल लाइसेंस चाहिए, ना कोई पेमेंट करना होता है। ठीक है, ये एक सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से मतलब है कि ये सर्वर पे रन होती है। ठीक है, किसी न किसी वेब सर्वर पे ये रन हो सकती है। ठीक है, और ये बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल सकती है, जैसे कि विंडोज़ एनवायरनमेंट में चल सकती है, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक पर चल सकती है। ओके, और पीएचपी फाइल जो है वो बेसिकली HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट उसके साथ साथ पीएचपी का कोड कंटेन करती है। मींस पीएचपी के अंदर पीएचपी के साथ साथ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पीएचपी कोड जो है सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट होता है और जो रिजल्ट जनरेट होता है वो एज अ प्लेन HTML हम ब्राउज़र को रिटर्न करते हैं और ब्राउज़र फाइनली उसको डिस्प्ले करता है किसी यूज़र के लिए। ठीक है, पीएचपी फाइल का एक्सटेंशन जनरली .php होता है और पीएचपी की हेल्प से हम बेसिकली डायनेमिक वेब पेज कंटेंट्स बहुत ही आसानी से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएचपी को रन करने के लिए जो सबसे पॉपुलर टूल ओपन सोर्स का है वो है XAMPP। ओके, क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे, MySQL, PHP, पर्ल। ठीक है, XAMPP। तो अगर हमको कोई पीएचपी का प्रोग्राम रन करना है तो XAMPP को इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद में अपाचे का ये वेब सर्वर स्टार्ट करना होगा। जैसा कि मैंने बोला था, पीएचपी इज़ ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो अपाचे एक वेब सर्वर है। ठीक है, तो ये इंस्टॉल करने के बाद हम अपने कंप्यूटर पे पीएचपी के प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक सैम्पल प्रोग्राम हमने पीएचपी का बनाया है, डॉट टाइप HTML। ये दिखाता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML। तो एक हम फाइल बना रहे हैं क्योंकि हमने बोला था पीएचपी के अंदर क्या क्या होता है, HTML कोड भी हो सकता है और पीएचपी का कोड भी हो सकता है। तो हम एक एक्चुअली वेब पेज बनाते हैं, HTML, बॉडी टैग, H1 हेडिंग 1 में मैंने लिखा है माय फर्स्ट पीएचपी पेज और उसके बाद में पीएचपी का कोड हम इस तरह से लिखते हैं, एरो ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, PHP। तो यहाँ से हमारा पीएचपी की स्क्रिप्ट स्टार्ट होती है और इस पर्टिकुलर सिंटैक्स पे हमारी पीएचपी की स्क्रिप्ट क्लोज होती है। और पीएचपी की स्क्रिप्ट में हमने क्या लिखा है, इको हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये कमेंट है पीएचपी के अंदर // और कमेंट में क्या लिखा है, इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ओके, तो ये तो हुआ पीएचपी की स्क्रिप्ट। अब हम बॉडी टैग को और HTML टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा पीएचपी का प्रोग्राम बन गया है, पीएचपी की स्क्रिप्ट बन गई है। ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट को हम सपोज ex1.php नाम से XAMPP के अंदर htdocs नाम का एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर सेव कर लेते हैं। जब आप XAMPP इंस्टॉल करेंगे तो एक डायरेक्टरी बनेगी XAMPP और उसके अंदर एक सब डायरेक्टरी होगी htdocs। तो ये जो प्रोग्राम जो हमने पीएचपी की स्क्रिप्ट बनाई है ये इस फोल्डर के अंदर हमको रखनी होगी। ठीक है, अब इस पीएचपी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, किसी भी वेब ब्राउज़र पे जाके लिखते हैं localhost/ex1.php। ठीक है, तो जब हम इस कमांड को लिखेंगे, किसी भी URL एड्रेस को लिखेंगे, तो क्या होगा, ये जो प्रोग्राम है, ये जो पीएचपी स्क्रिप्ट है ये एग्जीक्यूट होगी और इसका रिजल्ट जो है हमको वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये इसका आउटपुट देखिए, माय फर्स्ट पीएचपी पेज और नीचे लिखा आएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक पीएचपी स्क्रिप्टिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं पीएचपी के डेटा टाइप्स के लिए। ठीक है,
तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स जो हैं वो वेरिएबल्स के लिए डिफ़ाइन किए जाते हैं और ये बताते हैं कि वो वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो उसके अंदर हम इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। नाउ वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स आर एक्चुअली कंटेनर्स, ठीक है, जो कि कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग वेरिएबल जो है वो अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और अलग अलग डेटा टाइप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर हम स्ट्रिंग हैंडलिंग कर सकते हैं, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हम कुछ नंबर स्टोर कर सकते हैं, फ्लोटिंग डेटा टाइप के अंदर हम कुछ प्रिसीजन के अंदर नंबर स्टोर कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। पीएचपी के अंदर एक स्पेशल हमको बेनिफिट है कि वी डू नॉट नीड टू डिफाइन अ डेटा टाइप, ठीक है। हमको डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल के लिए डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये काम पीएचपी ऑटोमेटिकली कर लेती है। और कब करती है? जैसे ही हम किसी भी डेटा वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू उसके अंदर जो हमने कुछ स्टोर किया है उसके टाइप के अकॉर्डिंग पीएचपी ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन कर देती है, ठीक है। तो जैसे कि सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर जैसे हम लिखते हैं पहले इंटीजर एक्स और फिर लिखते हैं एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। तो ऐसा पीएचपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते हैं $x इक्वल टू 10 और ऑटोमेटिकली पीएचपी उसको इंटीजर टाइप का डिफाइन कर देती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए और इसी वजह से पीएचपी को लूजली टाइप्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर टाइप रिक्वायरमेंट बहुत लूज होती है। जिसके अंदर स्ट्रिक्ट टाइप रिक्वायरमेंट हो जैसे कि सी या सी प्लस प्लस उसको बोलते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, और जिसके अंदर स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है उसको बोलते हैं लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, ओके। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह से पीएचपी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है कि पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करें, ठीक है। इसके अंदर पीएचपी के अंदर डिक्लेयर करने का कोई सिंटैक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और वेरिएबल की डेटा टाइप कब डिफाइन होगी? द मोमेंट वी क्रिएट द वैल्यू, ठीक है। जब हम कुछ भी वैल्यू स्टोर करेंगे तो उसी टाइम ऑटोमेटिकली पीएचपी उसका डेटा टाइप डिफाइन कर देगी। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं, $text इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ओके। तो यहाँ पर $text ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एक स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा। $x इक्वल टू 5, तो यहाँ पर $x क्या बन जाएगा? एक इंटीजर टाइप का बन जाएगा। $y इक्वल टू 10.5, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पीएचपी $y को क्या बना देगी? एक फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल बना देगी, ओके। अब हम बात करते हैं कि पीएचपी के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप सपोर्टेड हैं। तो एक्चुअली पीएचपी के अंदर 8 डेटा टाइप्स हैं वो सपोर्टेड हैं। वो कौन कौन से हैं? स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट या फिर इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या डेसिमल या डबल नंबर भी बोल सकते हैं, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल और रिसोर्स, ओके। तो ये 8 टाइप के जो हैं हमारे पास पीएचपी के अंदर डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। तो अब इनके बारे में हम एक एक करते जानते हैं। स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग टाइप क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स कैरेक्टर्स की सीक्वेंस जो है उसको हम कंबाइन करके बोलते हैं एक स्ट्रिंग। जैसे कि हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या हो गया? ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या हो सकता है? एनी टेक्स्ट इनसाइड द कोटेश, ओके। तो सिंगल कोट्स भी हम काम में ले सकते हैं और डबल कोट्स भी हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है $x इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ये डबल कोट्स में है। $y इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ये सिंगल कोट्स में है। तो यहाँ पर इको फंक्शन होता है प्रिंटिंग के लिए, तो इको $x किया, फिर एक स्पेस दिया, BR से होता है लाइन ब्रेक, तो एक स्पेस आ जाएगा वर्टिकल लाइन का, और इको $y, तो क्या आएगा? यहाँ पर प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड और फिर यहाँ पर भी प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन में। तो इसका आउटपुट इस तरह से आएगा, देखिए हेलो वर्ल्ड फर्स्ट लाइन में, हेलो वर्ल्ड सेकेंड लाइन में। तो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों पीएचपी के लिए सेम है। नेक्स्ट आता है इंटीजर टाइप। एक इंटीजर टाइप में क्या होता है? एक नॉन डेसिमल नंबर को हम स्टोर करवा सकते हैं जिसकी रेंज ये हो सकती है, ठीक है, -2 147 486 648, यहाँ से लेके एक्चुअली 2147 483 647 तक, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी रेंज है और एक्चुअली मैथमेटिकली अगर इसको देखें तो ये है इक्वल टू 2 पावर 31 माइनस 1, जो है मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है एक 32 बिट साइन बाइनरी इंटीजर के लिए, ठीक है। 2 पावर 32 माइनस 1 एक्चुअली, ओके। तो कोई भी अगर इंटीजर नंबर इस रेंज से बाहर जाता है तो ऑटोमेटिकली पीएचपी उसको
फ्लोटिंग डेटा टाइप ट्रीट करती है, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है 32 बिट साइंड बाइनरी नंबर की, ठीक है। तो PHP के अंदर कुछ रूल्स हैं इंटीजर्स बनाने के। पहला रूल तो ये है कि एक इंटीजर जो है उसके अंदर एटलीस्ट एक डिजिट होनी चाहिए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 डिजिट, ओके। दूसरा, इसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी कंटेन कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट, इंटीजर को हम डेसिमल के अंदर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल यानी कि बेस 16 में भी, ऑक्टल यानी कि बेस 8 में भी, और बाइनरी यानी कि बेस 2 नोटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। PHP 7.4.0 और इसके बाद के वर्जन्स के अंदर इंटीजर लिटरल्स के अंदर हम अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं बिटवीन द डिजिट्स, ताकि उसको पढ़ना आसान रहे, ठीक है। एक्चुअली अंडरस्कोर जो है बाद में PHP के स्कैनर द्वारा हटा लिए जाते हैं, तो ये केवल रीडिंग के लिए है कि एक बहुत लॉन्ग नंबर है तो उसको डायरेक्ट डिजिट एक साथ 8-10 नहीं लिख के हम अंडरस्कोर के थ्रू अलग अलग डिजिट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये क्या हम एग्जांपल लेते हैं, $A = 1 2 3 4, तो ये एक सिंपल डेसिमल नंबर हो गया। $A = 0 1 2 3, तो 0 आगे लगाने से क्या होता है, ये एक ऑक्टल नंबर बन गया है, ओके। तो डेसिमल के अंदर ये कितना है, 83 है, ठीक है। $A = 0x1a, ये 0x लगाने से क्या बन गया है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर बन गया है, विच इज़ इक्वल टू डेसिमल 26, ओके। 0b 11111, ओके। तो 0b लगाने से क्या बन गया, ये एक बाइनरी नंबर बन गया है, तो इसमें अलाउड डिजिट क्या है, 1 और 0, ठीक है। और ये है एक लॉन्ग डिजिट को अंडरस्कोर से सेपरेट करना, 1_234_567, ओके। तो ये एज ऑफ PHP 7.4 एंड अबो ये एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। और PHP ऑटोमेटिकली इन अंडरस्कोर्स को हटा लेती है, ओके। एक और एग्जांपल जैसे देखते हैं, $x = 5985 वेरिएबल अंडरस्कोर डंप $x, तो ये एक फंक्शन है वेरिएबल अंडरस्कोर डंप, ये रिटर्न करता है उसकी वैल्यू और उसका डेटा टाइप। तो जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक तो आएगा x का डेटा टाइप जो कि है इंटीजर और इसकी वैल्यू, तो आउटपुट में आएगा इंटीजर ब्रैकेट में 5985, ठीक है। तो वेरिएबल डंप क्या करता है, इट रिटर्न्स द डेटा टाइप एंड वैल्यू, किसी भी वेरिएबल के लिए वो उसका डेटा टाइप और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट डेटा टाइप PHP के अंदर जो है वो है फ्लोट या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक नंबर है जिसके अंदर हम डेसिमल पॉइंट भी काम में ले सकते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। अगेन वेरिएबल अंडरस्कोर डंप जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ पर भी काम करता है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, $x = 10.365 और वेरिएबल अंडरस्कोर डंप $x, तो आउटपुट में क्या आएगा, 10.365 फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का, ओके। नेक्स्ट है PHP बूलियन, ओके, बूलियन टाइप है। तो बूलियन टाइप में जैसे कि C और C++ लैंग्वेज के अंदर भी होता है, ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होती है, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। और बूलियन वेरिएबल क्या काम आते हैं, ये कंडीशनल टेस्टिंग में काम आते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट डेटा टाइप PHP के अंदर जो है हमारे पास वो है एरे, ठीक है। तो एरे क्या होता है, एरे जो है मल्टीपल वैल्यूज़ को एक सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। जैसे कि हमको एक स्टूडेंट का मार्क्स का डेटा स्टोर करना है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, तो अलग अलग वेरिएबल बनाने के बजाय हम एक सिंगल एरे बना सकते हैं और उसमें अलग अलग स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। PHP के अंदर एरे फंक्शन हमको काम में लेना होता है एरे क्रिएट करने के लिए, एरे फंक्शन, ठीक है। तो इसके थ्रू हम PHP में एरेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल में $cars नाम का एक हमने एरे क्रिएट किया है, $car = एरे, और इसके अंदर वैल्यू लिखी है वोल्वो, BMW और टोयोटा, ओके। और बाद में इसको वेरिएबल अंडरस्कोर डंप से प्रिंट करवाया है, वेरिएबल अंडरस्कोर डंप $cars। तो यहाँ पर देखिए $car क्या है, इट्स एन एरे, तो डेटा टाइप में क्या आएगा, एरे। इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, तो एरे 3 लिखा आएगा। अब वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, 0th वैल्यू क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रिंग टाइप, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने स्ट्रिंग के अंदर, 0 1 2 3 4 5, तो क्या लिखा आएगा, 0th वैल्यू इज अ स्ट्रिंग ऑफ 5 कैरेक्टर्स, और स्ट्रिंग क्या है एक्चुअली, वोल्वो। फर्स्ट वैल्यू क्या है, वो है स्ट्रिंग ऑफ टाइप 3, और उसमें कैरेक्टर कितने हैं, 3, BMW।
नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है, वो भी एक स्ट्रिंग टाइप है, 6 कैरेक्टर टोयोटो, TOYOTO, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल डम्प जो है हमको इस पूरी एरे की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। तो एनीवे वी आर इंटरेस्टेड इन दिस टाइप एरे। तो यहाँ पर डॉलर कार्ड्स क्या है, एक एरे का टाइप। नेक्स्ट हम बात करते हैं PHP ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स इज एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये OOP कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर काम में आता है, और PHP जो है वो OOP को सपोर्ट करता है, OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस रहती हैं, एब्स्ट्रैक्शन होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर होता है, क्लासेस होती है, ठीक है, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जावा एक लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक डेटा टाइप है जो कि डेटा और फंक्शंस को स्टोर करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स या फंक्शंस जो कि उन डेटा पे काम करते हैं, ठीक है। PHP के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सप्लिसिटली हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट को हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, हमको एक क्लास चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी न किसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले एक क्लास बनानी पड़ेगी और फिर उस क्लास से हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और PHP के अंदर क्लास बनाने के लिए कीवर्ड होता है क्लास, CLASS क्लास। इस कीवर्ड से हम एक क्लास बनाते हैं, फिर क्लास बनाने के बाद उस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और क्लास क्या है, क्लास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेथड्स और वेरिएबल्स हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, एक हमने क्लास बनाई है कार, उसके अंदर एक हमने फंक्शन लिया है कार नाम से, उसके अंदर लिखा है $this मॉडल इक्वल टू टाटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये $this रेफर्स किसको कर रहा है, ये कर रहा है करंट ऑब्जेक्ट को। तो हम बाद में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद में हम इसको प्रिंट कराएंगे उसका मॉडल, तो हमको क्या मिलेगा, टाटा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी क्लास, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन है कार और उसके अंदर हमने मॉडल नंबर सेट किया है टाटा। अब इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, obj1 इक्वल टू न्यू कार। न्यू एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो न्यू कार करते ही हमारे पास क्या होगा, एक obj1 नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हमको डिस्प्ले करनी है, तो हम लिख सकते हैं obj1 एरो मॉडल, ठीक है। तो मॉडल में हमने क्या दिया था, टाटा, तो यहाँ पर इको में क्या प्रिंट होगा, टाटा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। नेक्स्ट डेटा टाइप हम PHP के बारे में बात करते हैं, नल वैल्यूज़। तो नल एक्चुअली एक डेटा टाइप नहीं है, ये एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जिसके अंदर एक ही पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, वो है नल, ठीक है। तो नल जो है वो डेटा टाइप किसी ऐसे वेरिएबल को असाइन किया जाता है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, या जिस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू अभी तक असाइन नहीं की गई है, उसको हम नल असाइन करते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल जो है उसको हमने क्रिएट किया है बिना किसी वैल्यू के, तो उसको ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू मिल जाएगी, नल, ठीक है। और वेरिएबल्स को अगर जैसे हमको काम में लेने के बाद में खाली करना है तो भी हम उसको नल असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक लिया है $x इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर $x क्या बन गया, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन गया और उसके अंदर क्या स्टोर है, हेलो वर्ल्ड। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि $x जो है वो खाली हो जाए, उसको मुझे ब्लैंक करना है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, $x इक्वल टू नल। उससे क्या होगा, ये वैल्यू जो है हेलो वर्ल्ड वो हट जाएगी और $x के अंदर अभी कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अब अगर मैं लिखूँ वेरिएबल अंडरस्कोर डम्प $x, तो क्या आएगा, आउटपुट इज़ नल, बिकॉज $x के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है, इसीलिए ऑटोमेटिकली नल असाइन हो गया है, ठीक है। तो नल क्या है, एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है और ये दिखाता है कि डेटा इज़ एब्सेंट, कोई भी डेटा वैल्यू इसमें अभी नहीं है, इसीलिए नल असाइन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है PHP रिसोर्स। तो रिसोर्स एक्चुअली एक कॉमन डेटा टाइप नहीं है, ये एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है जो कि रेफरेंस स्टोर करता है किसी फंक्शन का या किसी फाइल का या किसी डेटाबेस का, ठीक है, जो कि PHP के लिए एज ए एक्सटर्नल एंटिटी है, जो कि PHP के डोमेन के बाहर है, ठीक है। तो कॉमन एग्जांपल क्या हो सकता है रिसोर्स डेटा टाइप का, जिसके एक डेटाबेस की कॉल हमने की है, तो वहाँ से जो रिकॉर्ड हमको फैच होगा या एक डेटाबेस के थ्रू हम कनेक्शन क्रिएट करके जो भी
क्वेरी सेंड करेंगे और रिजल्ट फैच करेंगे, तो वो एक तरह का रिसोर्स हो गया है, PHP का रिसोर्स टाइप हो गया है। इसी तरह से कोई फाइल मैंने ओपन करी तो वो भी एक PHP का रिसोर्स टाइप हो गया, ठीक है। तो ये सारे PHP के डेटा टाइप्स थे। एक बार फिर से हम देखते हैं कौन कौन से थे। एक था स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग्स स्टोर करती है। दूसरा इंटीजर, जो कि नंबर स्टोर करता है विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जो कि डबल भी इसको बोलते हैं, और ये इसमें डेसिमल नंबर्स अलाउ होते हैं। बूलियंस केवल 2 ही वैल्यू स्टोर करता है, या तो ट्रू और नहीं तो फॉल्स। एरे मल्टीपल वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल के अंदर में स्टोर करता है। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर में आता है और इसके लिए हमको क्लास बनानी होती है। नल, किसी वैल्यूज़ को हम असाइन नहीं करें वेरिएबल के अंदर तो उसमें ऑटोमेटिकली जो असाइन होती है वैल्यू वो होती है नल। और रिसोर्स, रिसोर्स होता है कि जब किसी PHP के अंदर किसी एक्सटर्नल फाइल को या डेटाबेस को ओपन किया जाए तो आता है रिसोर्स, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।